हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड योर इकोनॉमिक्स, जहाँ पर हम तैयारी करते हैं एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि आज मैं अकेले नहीं आई हूँ आप सबके सामने, मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी आए हैं आज, जिनका नाम है ईशा गुप्ता, जिन्होंने अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया है अपना नेट एग्ज़ाम। और सिर्फ नेट एग्ज़ाम उन्होंने नॉर्मली क्वालिफाई नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ अपनी 18 दिन की प्रिपरेशन से ये नेट क्वालिफाई किया है। और हम सब जानते हैं कि ये पेपर कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो मैं चाहूँगी ईशा कि आप सब बच्चों के साथ शेयर करें कि आपने इतना डिफ़िकल्ट पेपर जो है वो कैसे क्वालिफाई किया। पर उससे पहले आप अपने बारे में कुछ जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि आप कौन हैं, आपने क्या पढ़ाई की हुई है, आप कहीं पर अगर जॉब कर रहे हैं तो क्या हिसाब है, आपके कितने मार्क्स रहे। तो आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। तो माय नेम इज ईशा गुप्ता। मैंने अपनी बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स करी है फ्रॉम जीसस एंड मैरी कॉलेज, और उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स करी है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद मतलब मेरा हमेशा मतलब मैं क्लास 12 में मैंने सॉरी क्लास 11 में मैंने फर्स्ट टाइम आरबीआई के बारे में सुना, तो मेरा हमेशा से आरबीआई डीपीआर में इंटरेस्ट था। लेकिन मेरे डैड भी टीचर रह चुके हैं, इवन आई लाइक टीचिंग, आई लव टीचिंग, इट्स आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग। तो मेरे को उसमें भी इंटरेस्ट था, बट ऑफ कोर्स आई कैन नॉट डू बोथ दी थिंग्स ना, तो मतलब मैंने दोनों को साथ साथ लेके चला। लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं कि मेरे को नेट देना ही है, आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मतलब आई कैन लुक एट दिस ऑप्शन, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन आगे लॉन्ग रन में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नेट के लिए भी प्रिपेयर कर लेते हैं। एंड पेपर इकोनॉमिक्स में ही मेरा सब्जेक्ट है, एंड ऑफ कोर्स तो बेसिकली मैंने पेपर 2 तो ऑनेस्टली मेरा होल्ड था उस पे। मैं डीपीआर की तैयारी कर रही हूँ, एंड यूजुअली जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, दे हैव सेम सिलेबस। मतलब द काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डिफरेंट बट द सिलेबस इज सेम। तो सिलेबस वोंट चेंज। आपका जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, मे बी कुछ पेपर्स ज्यादा मैथमेटिकल हो सकते हैं, ज्यादा थ्योरेटिकल हो सकते हैं, फिर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस सबका सेम है। तो पेपर 2 में मेरा होल्ड था, बट पेपर 1 में मेरा जीरो होल्ड था। मतलब मुझे नहीं आता था, बट मेरे तीन चीजें मेरे को समझ आ गई थी। तेरा 10 यूनिट्स, तो आई एम ओके विद इंग्लिश, एंड आई एम ओके विद डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड आई एम ओके विद मैथ्स ऑल्सो। मतलब ये तीन सब्जेक्ट्स, मुझे 3 यूनिट्स मेरे क्लियर थे कि मुझे आते हैं। तो लेकिन मुझे बाकी यूनिट्स का बिल्कुल आइडिया नहीं था। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग, आई थिंक पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन। बट मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैं रैंडमली एक बार यूट्यूब पे खोल रही थी, मतलब रिगार्डिंग कंप्लीट मैराथन्स रिलेटेड मैंने लिखा। तो बहुत सारे लोगों का आता है कंप्लीट मैराथन, सबकी बहुत बड़ी बड़ी मैराथन थी, 3-3, 4-4 घंटे की। बट मैम सिमरन मैम की स्पेशली, उनकी काफी छोटी थी, मतलब 1 आवर 20 मिनट्स थी, जिसमें मैम ने इवन स्पेशली आई थिंक अपने बने हुए पूरे प्रॉपर नोट्स, एक एक चीज मैम के, मैम उसको एक्सप्लेन करी थी। तो मैंने वो वीडियो देखी विच आई लाइक। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यहाँ मैं ऑप्शंस देख सकती हूँ। मतलब मैंने और भी एजुकेटर्स देखे, सारे एजुकेटर्स को मैंने एक्सप्लोर करा, बट मैम का काफी क्रिस्प, शॉर्ट एंड कवर्ड एवरीथिंग था। तो मैंने सबसे पहला काम ये करा कि मैंने सारी वीडियोस को इतना बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके नहीं, रैंडमली सारी वीडियोस चलाई, 1 to 10 यूनिट्स की, और इवन इकोनॉमिक्स की भी चलाई। क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा होल्ड तो था, बट एक आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैम की वीडियोस, मैम की जो मैराथन वीडियो थी, उससे आपको एक समराइज्ड ओवरव्यू मिल जाता है कि आपने जो पढ़ा, जितना भी माइक्रो में मैक्रो में, तो आपको वो भी मिल जाता है। तो वो मुझे हेल्प करा। उसके बाद मैम ने उसी समय, आई थिंक 28-29 मई के टाइम की बात है, तब मैम ने स्टार्ट करी अपनी एक सीरीज, जिसमें मैम 2023 के सारे, मतलब सारे नहीं, 35 क्वेश्चन स्पेशली टिपिकल क्वेश्चंस मैम वो करवाएगी विद कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने सोचा कि मैं अब ये वीडियो मैम की ये फॉलो कर लेती हूँ, और मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि उसमें मैम ने एक एक क्वेश्चन के साथ विद कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करा हुआ था। जैसे अगर लॉजिकल रीजनिंग है, तो उसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल फैलेसीज होती है। तो फॉर्मल फैलेसीज में मैम ने, अगर एक फॉर्मल फैलेसी का क्वेश्चन है, तो मैम ने उसमें ही सारी एक्सप्लेन कर दी, जिसके मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए, सब कुछ किया। तो मुझे वो काफी ईजी लगा अपनी तरफ से, एंड ऑनेस्टली मतलब आई एम ओके विद वर्किंग हार्ड, एंड आई ऑल्सो लाइक टू डू स्मार्ट वर्क ऑल्सो। तो मतलब ऐसा था कि मैंने सब कुछ करा, कि मैंने एक एक चीज फॉलो अप करी। टीचिंग के सारे मॉडल्स, रिसर्च के सारे मॉडल्स, और कम्युनिकेशन के भी मॉडल्स थे, और इनके जो और टॉपिक्स होते हैं, तो मैंने सारे सारे लिखे। मैंने उससे पेपर 1 को काफी ज्यादा थोड़ा बहुत आइडिया मिला मुझे कि हाँ हो सकता है। फिर
पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन, आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है जिसको बहुत स्मार्टली डील कर सकते हैं रादर देन बहुत ज्यादा हार्डवर्क पुट करके, क्योंकि आप कितना भी कर लो उसमें से क्वेश्चंस वो नहीं आएंगे जो आप सोच रहे हो, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो भी ना आए, पांच के पांच भी ना आए, बट देयर इज अ वेरी हाई चांस अगर आप स्मार्टली उन पे तुक्का लगाओ तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि उन्हें ठीक कर दो। तो मैं मैक्सिमम दो बोलूंगी और मिनिमम एक बोलूंगी, आप ठीक कर सकते हो। तो वही मैंने सोचा, और मैंने इस प्रॉपरली जितने भी सेट्स के पेपर्स थे, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के 31 सेट्स, स्पेशली आई ओनली स्टिक टू जून 2000 सॉरी मार्च 2023 वाला एग्जाम, उसके 31 सेट्स के क्वेश्चंस थे जो तलवीर सर प्रोवाइड करते हैं, मैंने उनकी पीडीएफ से देखे और मैंने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, मतलब टीचिंग के, रिसर्च के, कम्युनिकेशन के और लॉजिकल रीजनिंग के, मैंने वो चारों, एंड आई लाइक इट। मतलब मुझे एमसीक्यू सॉल्विंग पर्सनली बहुत पसंद है, मतलब मजा आता है, क्योंकि मैंने मास्टर्स एंट्रेंस के टाइम पे भी करी थी, तो मैंने वो करे और मेरे को उससे आई थिंक इवन आप कोई भी यूनिट देख लो, मुझे ऐसा लगता है कोई भी यूनिट देख लो, दे विल बी वेरी अनसर्टेन क्वेश्चंस, तो जितना प्रैक्टिस करोगे वही हेल्प करेगी और कुछ हेल्प नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट एक बारी, दो बारी, तीन बारी रिवाइज कर सकते हो, पर कॉन्सेप्ट पे इतना दिमाग पॉइंट नहीं है लगाने का, क्योंकि क्वेश्चंस फिर भी अनसर्टेन होंगे। इवन आई फाइंड क्वेश्चंस बहुत अनसर्टेन फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड, जो मैंने इतने अच्छे से करा था, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन में, उनके भी क्वेश्चंस बहुत अनसर्टेन मुझे लगे। लेकिन उसका प्लस मुझे ऐसा लगता है एग्जाम हॉल के टाइम की बात होती है, जब आप उन क्वेश्चंस को समझते हो कि हाँ, मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक से आप तीन ऑप्शंस हटाते हो और कुछ ना कुछ लॉजिक से आप एक ऑप्शन को टिक करते हो, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और उससे ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 50 में से 35 क्वेश्चन ठीक हुए, और मतलब मैं ये बोलूंगी, लेकिन 15 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मेरे रेडी थे, तो उसके अलावा मैं बोलूंगी 20 क्वेश्चन का, लेकिन टोटली क्रेडिट गोज टू सिमरन मैम एंड थोड़ा सा मेरा हार्डवर्क ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं आई पुट लॉट ऑफ हार्डवर्क, तो मैं ये दोनों चीजों को बोलूंगी पर्सनली। एब्सोल्युटली, और हार्ड वर्क पेड ऑफ, राइट। एक यस बात मैम। मुझे बहुत अच्छी लगी ईशा ने जो बोली कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, कि आप मगअप कितना भी कर लोगे वो चीज़ मैटर नहीं करने वाली, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप पेपर वन में प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके स्कोर करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ ईशा, कि आपने अपने मार्क्स जो है वो मेंशन नहीं किया, आप मार्क्स बता दो बच्चों को सारे कितने आए आपके। इन पेपर वन मैंने 35 क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं, एंड इन पेपर टू मैंने 56 क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं, एंड इन टोटल 91 हो जाते हैं, एंड माय मार्क्स इज 300 में से 91 इंटू 2 दैट इज 182। ग्रेट ग्रेट, तो मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर जो है वो आपने किया है 182, बट क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसकी वजह से अभी जो बच्चों ने 3 महीना 4 महीना प्रिपेयर किया उनका भी नहीं हो पाया, पर आपने 18 दिन में निकाल दिया, मतलब आपका हार्डवर्क जो है उसने पेड ऑफ किया है डेफिनेटली मैम, बट ऑनेस्टली आपकी वीडियोस को मैंने बहुत मतलब डेडिकेटेडली देखा है प्रॉपरली, मतलब आपने जितनी भी टीचिंग एप्टीट्यूड की दो डाली थी, रिसर्च एप्टीट्यूड की, मैंने इवन आई हैव गॉट प्रिंटेड, मतलब आपने सारे पीडीएफ्स करे थे, पीडीएफ्स मर्ज करे, आई हैव गॉट देम प्रिंटेड, मैंने एक चीज उसके साथ लिखी है प्रॉपर, तब जाके ही वो पॉसिबल हो, वो इंट्यूशन क्रिएट हो पाई है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है पेपर वन इज ऑल अबाउट इंट्यूशन क्रिएशन, मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप कितना भी बिल्ड कर लो फिर भी, क्योंकि थ्योरीज भी बहुत सारी है, एक नहीं है, बहुत सारी थ्योरीज है, एकदम ऐसा नहीं कि लिमिटेड 10 थ्योरीज है, बहुत सारी थ्योरीज है, टीचिंग में भी, फिर कम्युनिकेशन में भी अलग अलग मॉडल्स है, बट आपको एक इंट्यूशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि ये पर्टिकुलर बंदे ने थ्योरी दी तो क्यों, किस रीजन से दी, उसका रिलेशन टीचिंग के साथ, एंड अब तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि दैट दे मर्ज टू यूनिट्स, लाइक टीचिंग और आईसीटी मिला देते हैं, रिसर्च और आईसीटी मिला देते हैं, कम्युनिकेशन और आईसीटी भी मिला देते हैं, या तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन एट द एंड ऑफ द डे, मतलब नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट एक बार ही समझ आ गया ठीक है, पर उसके बाद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि हाँ, अगर ये पर्टिकुलर थ्योरी तो इसमें क्या बोला जा रहा था, तभी वो उसका आंसर है। यस मैम, डेफिनेटली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं अपने, मतलब जैसे आप बात कर रहे हो, मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ, आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं, तो एब्सोल्युटली आप बहुत ज़्यादा खुश भी होंगी अपने रिजल्ट से, मुझे लगता है। तो आप ये भी शेयर करो कि आपको फील कैसा हुआ है अपना नेट क्वालिफाई करके, अपनी फीलिंग शेयर करो। मैम ऑनेस्टली सिंस द एग्जाम वाज टफ, तो मतलब अगर मैं पेपर वाले दिन की भी बात करूँ, तो सिंस मैं इतना नहीं बोलूँगी मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थी, बट हाँ मेरी 90% प्रिपरेशन अच्छी थी, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इस एग्जाम के 90% ही प्रिपरेशन कर सकते हो, 10% का रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो मतलब मैं बहुत
एंशियस भी थी पेपर वाले दिन, लेकिन फिर मुझे पता था कि देयर इज नो पॉइंट, अगर आप एग्जाम में एंजाइटी क्रिएट करोगे सो देयर इज नो पॉइंट। आपको बस, आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके सामने स्क्रीन है, 3 आवर्स आपके पास है, डू वट एवर यू फील दैट्स द बेस्ट। टचवुड इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ऐसा आंसर सॉल्व, मतलब आप अपने हिसाब से 4 ऑप्शंस देखिए, 4 में से 3 ऑप्शंस हटाइए और उस एक पर्टिकुलर ऑप्शन को करेक्ट मान के कर लीजिए और आगे बढ़िए। तो मुझे लगता है यही में पॉसिबल है करना। तो ये मैंने किया पेपर में भी। और पेपर मतलब ऐसा था कि ये जो पेपर है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत रैंडम भी है, मतलब क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है। आई थिंक ये पेपर टफ इसीलिए क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है। पेपर 1 का भी सिलेबस बहुत ज्यादा है, पेपर 2 में आपकी 12th की मास्टर इकोनॉमिक्स से लेके टिल मास्टर्स तक की आ रही है, तो ऑफ कोर्स कितना सारा सिलेबस है। तो वो सिलेबस एक बार ही कवर किया जा सकता है, बट उसके बाद इंट्यूशन क्रिएशन इज द वर्क जो आपको करनी पड़ेगी, इवन फॉर इकोनॉमिक्स ऑल्सो। एंड स्पेशली मैम आपको थैंक यू करूंगी और 99% रूल, दैट्स अमेजिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं पेपर के वक्त ऐसे सोच रही थी, ओके ये 99% ओनली आया है, इसको अभी रुक जाते, थोड़ा सोच लेते इसके ऊपर कि इसको रख लेते। तो मैंने उनको साइड करे ऑप्शंस, मतलब मैंने काफी स्मार्टली ऑप्शंस के साथ खेला आपके एग्जाम, मतलब उसकी वजह से इवन एक्सेस सेंसिटिविटी, एक्सेस उसके ऊपर क्वेश्चन था, मैंने उसमें भी वो यूज करा। बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे। नो आपने स्पेशली आपका 99% रूल, आई वुड लाइक यू टू मेंशन इट अबाउट कि उसमें कितने ऑप्शंस है। ईद मतलब आपने बताया हुआ है कैसे ओनली, कैसे मतलब यू नो स्पेसिफिक कुछ ऐसे वर्ड्स लगते हैं तो आप यूज कर सकते हो, तो वो मुझे बहुत हेल्प करी पर्सनली। थैंक यू सो मच, मतलब फॉर बीइंग सो काइंड ईशा, कि आप इतना ज़्यादा क्रेडिट जो है वो मेरी वीडियोस को दे रहे हो। बट मैं ये सबको एक सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जो 99% रूल है ये सच में काम आता है। आप देख लो, आपके पास लाइव प्रूफ है, 99% रूल जो है वो काम आता है। और जिन बच्चों को नहीं पता 99% रूल क्या है, वो मेरी प्रीवियस मैराथन देख सकते हैं, उन्हें क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो अपने क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस को, है ना ईशा? बिल्कुल ऐसे यही कहना चाहते थे आप शायद, है ना? बिल्कुल मैम। हाँ चलो, तो आपको मैं अभी एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगी जिसके बाद हम इंटरव्यू को वाइंड अप करेंगे, कि आप बच्चों को अब क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या एडवाइस करोगे कि वो इस तरीके की डिफ़िकल्ट पेपर को कैसे कम टाइम के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने 18 दिन में क्वालिफाई किया है, तो अब कैसे वो दिसंबर 2023 के पेपर को टारगेट करें? मैम ऑनेस्टली पहली बात मैं ये नहीं बोलना चाहूंगी कि आप इतने कम डेज में पहली बात तो आप करो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है और ये हर बच्चा प्रेशर नहीं फेस कर सकता। इवन मैं भी नहीं, मतलब इवन आई वाज ब्रेकिंग डाउन बिफोर माय एग्जाम, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था। मैंने एकदम लास्ट में डिसाइड करा, उससे पहले मैं एक्चुअली अपने एग्जाम आरबीआई डीपीआर के लिए ही पढ़ाई कर रही थी सिर्फ 29th में तक। आई वाज वेरी स्पेसिफिक टू माय आरबीआई डीपीआर, बट माय आरबीआई डीपीआर गॉट पोस्टपोन्ड। इट वाज सपोज टू हैपन इन जून, बट वो जुलाई में हुआ, 16 जुलाई को। तो उसकी वजह से मुझे काफी टाइम मिल गया डिसाइड करने का कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि अब मेरे को पेपर 1, मुझे लगा कि मैं पेपर 1 को दे सकती हूँ टाइम, मतलब वरना मेरा मन नहीं था पेपर 1 को टाइम देने का, क्योंकि मेरे को था कि इसका मैं फिर भी अटेम्प्ट दिसंबर में दे सकती हूँ। बट फिर मुझे लगा मैं दे सकती हूँ 18-19 डेज विच विल हेल्प मी। और तो उसकी वजह से मैंने उसी समय डिसाइड करा कि ठीक है पेपर 1 पे फोकस करो। और मुझे रैंडमली आपकी भी मतलब चैनल मिल गया, माइंड योर इकोनॉमिक्स, एंड उसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प करा। लेकिन मैं स्पेशली जो बच्चे दिसंबर में अटेम्प्ट देंगे, मेरी उनको स्पेसिफिक एडवाइस है, सिंस पेपर जो है इट्स नॉट एज इजी एज इट लुक्स, क्योंकि अर्लियर इट यूज्ड टू बी, बिफोर आई बिलीव 2019 से पहले तो पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली आसान था। अगर आपको बहुत ऊपरी ऊपरी नॉलेज भी आप तब भी कर सकते हो, लेकिन अब आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बिकॉज ऑफ आरबीआई डीपीआर मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर थे, मुझे इकोनॉमिक्स की क्लैरिटी बहुत ज्यादा थी, और उसमें भी एमसीक्यू एग्जाम होता है। लेकिन मुझे पता था कि मुझे नेट के पेपर्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे, एंड मैंने नेट के पेपर्स अपने मास्टर्स के टाइम पे भी सॉल्व करे थे। मुझे तो इवन एक एडवाइस मैं पर्सनली देना पसंद करूंगी, जो भी बच्चे मास्टर्स के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी नेट के पेपर सॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस बैचलर्स का ही है, तो वो आप दोबारा सॉल्व करोगे तो वो हेल्प ही करेगा। मतलब जितने, आई थिंक द ओनली की टू गेट सक्सेस इज सॉल्व सो मच। मतलब आप थक जाओ पर आपके सॉल्व खत्म ना हो कि आप कितने सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस। यू कैन सॉल्व, मतलब करते रहो बस। मेरे को ऐसा लगता है जब भी रैंडमली, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बच्चे से बेड पे लेटे हुए तो क्विज कर लो अटेंड, और मैं करती थी, मैं इकोनॉमिक्स क्विज ऐसे रैंडमली अटेंड कर लो, मतलब करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका माइंड शार्प करती रहेगी एक टाइम बाद, और आपको एक इंट्यूशन अच्छी क्रिएट हो जाएगी। आप इवन
कई बार क्या होता है, आपको बिल्कुल क्वेश्चन का आइडिया नहीं होता, लेकिन आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं जिससे आप चार ऑप्शंस में एक रैंडमली तुक्के से भी बोल सकते हो कि इसका आंसर ये है, और वो एक्चुअली कभी कभी निकल जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगी 100% होता है, बट हो जाता है ऐसा। तो दैट हेल्प्स, ये मैं बोलूंगी। और बट अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, इंडियन इकोनॉमी पे फोकस करो, माइक्रो, स्टैट्स, इकोट्रिक्स, बहुत अच्छे अच्छे। और मैम स्पेशली मैं बोलूंगी लास्ट के 5 इयर्स के पेपर्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि अब पहले वाले कम इंपॉर्टेंट रह गए हैं। मैंने पहले वाले करे हुए हैं सॉल्व मास्टर्स के टाइम पे, तो दे वर प्रिटी इजियर। 2018-19 तक मैंने सॉल्व करे थे, दे वर प्रिटी इजियर। बट अब क्वेश्चन पेपर का लेवल काफी हाई है, स्पेशली लास्ट 2 जो अटेम्प्ट्स हुए, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ऑफ मार्च एंड जून, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इनका लेवल काफी ज्यादा अप हो गया है। तो आपको एनटीए के लेवल के हिसाब से करना पड़ेगा, और डिफरेंट डिफरेंट सारी चीजें करो कि मतलब कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग करो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर 1 के लिए स्टिल इंट्यूशन गेम चलेगी, तो बेस्ट है पहले कॉन्सेप्ट करो अच्छे से, और फिर जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो, उतना बेस्ट है मतलब। लेकिन इंट्यूशन गेम नहीं चलेगी इन पेपर 2, डेफिनेटली आपको वर्क करना पड़ेगा। और आपका सब्जेक्ट है तो करना ही चाहिए। कल को अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपका क्लियर होना चाहिए, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पता होने ही चाहिए। चाहे पेपर 1 तो आप अपने एग्जाम तक के लिए कर रहे हो, बट और मैं ये सजेशन जरूर दूंगी बच्चों को कि पेपर 2 वो ऐसे करो कि आपको जिंदगी में आपके मन में रहे, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है। अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो या फिर जेआरएफ करना चाहते हो, कल को रिसर्च करना चाहते हो इस फील्ड में, तो ये सब्जेक्ट आप ही का ही है, ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगा अब। तो इस पे बहुत फोकस करो और इसको दिल से करो, नॉट जस्ट कि हाँ पेपर क्रैक करने तक। थैंक यू सो मच ईशा फॉर योर इनसाइट्स। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज आपने हमें ज्वाइन किया है और इतने यूज़फुल इनसाइट्स जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हैं। और ये चीज़ मुझे ईशा की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब एक लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि आप दिल से जो है वो पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सिर्फ उस पेपर को क्रैक करने के लिए पढ़ाई करते हो ना, तो आपसे पेपर को कभी क्रैक नहीं होगा। अगर आप दिल से पढ़ाई करोगे, सीखने के लिए पढ़ाई करोगे ना, तो डेफिनेटली ये पेपर क्या, आपके सारे जितने भी आप पेपर्स दोगे वो सब क्रैक हो जाएंगे। राइट ईशा? हाँ, चलो थैंक यू सो मच। तो हम इस इंटरव्यू को यहीं तक रखेंगे और सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू है, आपने इस वीडियो को देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा स्कॉलर्स के साथ और ज़्यादा जितने भी टॉपर्स हैं उनके साथ वीडियोज़ जो है शेयर करूँ आपके लिए, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं डेफिनेटली नई वीडियो लेके आप सबके सामने आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।